हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I would like to call Miss World 2000 Menka Chaurasia to give her the title of Miss India 2020 on the stage. मेनका चौरसिया मिस वर्ल्ड 2000 स्टेज पर आकर श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तभी एंकर बोलते हैं, So Miss India श्रेया चतुर्वेदी जी, आपको ये खिताब जीतकर कैसा लग रहा है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने फैमिली को, और उससे भी ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2000 मेनका चौरसिया मैम का, जिन्होंने हमेशा ही मेरे जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद करी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी लाइफ की ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबकी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। कई जगह लोगों ने मुझे मेरी स्किन कलर के लिए, मेरी हाइट, मेरा वेट, किसी न किसी चीज के लिए मुझे हमेशा ही ताने मारे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए फिर कुछ साल पीछे चलते हैं। मेनका चौरसिया एक सांवले रंग की लड़की थी, जिसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मम्मी रीना के कहने पर उसने पहली बार स्टेट लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेनका विनर साबित होती है। उसी के बाद से मेनका छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी। मेनका के पापा अशोक चौरसिया एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहर जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ होता ही रहता था। कभी तो बरेली उनके होम टाउन में भी। ऐसे ही एक दिन मेनका कॉलेज के कैंटीन के बाहर जा रही थी कि तभी उसे कॉलेज के एक स्टूडेंट बोलते हैं, ओए ये देखो भोली सी सूरत। नहीं सांवली सी सूरत है इसकी तो। अबे इसकी मम्मी काला टीका भी लगाती होगी ना, तो वो दिखता नहीं होगा। ओए कभी व्हाइट ब्यूटी यूज नहीं की क्या? कोई नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगा लेगी। शेम ऑन यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। बट रियलिटी तो यही है ना कि तुम ब्राउन गर्ल हो। यस, आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ब्राउन गर्ल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनका उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ जाती है। वक्त गुजरता जाता है, मेनका को मौका मिलता है और वो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें वो सेकंड रनर अप के रूप में जीत जाती है। और ऐसे ही परिश्रम करते हुए एक दिन उसे मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर में उससे मिलने के लिए हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही बड़े डायरेक्टर आशीष भट्ट आते हैं और बोलते हैं, जी मेनका, आपने हमारे देश इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म्स में काम करें, आपका फेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और आप एक नई मिसाल कायम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा। मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करूंगी। इस तरह मेनका की एक मिस वर्ल्ड के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है और उसकी पहली फिल्म पिया का अंगना की शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में शूटिंग पूरी होती है और फिल्म रिलीज हो जाती है। जनता द्वारा इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो और भी कई जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगती है। साथ ही खुद एक कामयाब एक्टर के रूप में खुद को साबित करती है। कुछ ही समय में वो बहुत सारी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देती है। ऐसे ही एक शाम वो शूटिंग से अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ। आज आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करते होंगे। आई लव यू पापा। मुझे पता था तू एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी। मुझे गर्व है तुझ पर मेनका बेटा, ऐसे ही और आगे बढ़ती जा। आई लव यू टू बेटा। पापा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है बेटा?
अशोक के बहुत कहने पर मेनका अपनी हाथ की कलाई उसे दिखाती है, जिस पर मेनका ने उनके लिए डैडीज लिटिल गर्ल का टैटू बनवाया होता है। और ये सब देखकर अशोक बहुत ही भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मेनका मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करना भी शुरू करती है। साथ ही वो बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा भी बन जाती है और उनके लिए एड्स करती है। अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि इसका तो अभी गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते मेरे साथ भी ये सब हुआ है। कई बार लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आई नहीं हूँ और ना ही इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है। और जब एक लड़की अकेली आगे बढ़ती है तो बहुत लोग उसे पुश करते हैं, लेकिन मैंने भी इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों को सीख ही लिया और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बखूबी साथ दिया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसे लोगों की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी हो? जी मैंने छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू मिस मेनका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और साथ ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू से काफी गर्ल्स को आपसे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसे ही एक दिन मेनका की एक चीफ गेस्ट के रूप में मिस इंडिया 2020 के इवेंट में उसे बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त एंट्री होती है, जहां रिजल्ट के अनाउंसमेंट होता है और मेनका स्टेज पर आती है। साथ ही वो श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सब लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे लाइव आपको सुनने का मौका मिला। आप मेरे जैसी और भी ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है मैम। सभी लोग मेनका की इंस्पायरिंग स्टोरी और उसकी जर्नी को सुनकर उसका तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हॉलीवुड में काम करते करते मेनका रॉबर्ट नाम के एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और मेनका रॉबर्ट के साथ एक चर्च में जाकर व्हाइट गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेती है। और इस तरह से एक छोटे शहर की ब्राउन गर्ल अपनी लाइफ के स्ट्रगल से गुजरकर उन मुकाम को हासिल करती है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। और फिर अपने हस्बैंड रॉबर्ट के साथ मिलकर वो अपने लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करती है। अनन्या एक बहुत ही सुंदर लेकिन आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आता था। जब भी उसकी मम्मी वर्षा और पापा शौर्य उसे कुछ घर का काम करने की कहते तो वो इस तरीके से बिहेव करती कि उसने कुछ सुना ही नहीं है, या फिर अपना तबीयत खराब होने का बहाना लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फोन में मैसेज पढ़कर जोर जोर से हंस रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आकर उससे बोलती है, अनन्या ये क्या कर रही है? अरे निकम्मी, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है तू? माँ, आप पढ़ोगी ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी। रुको मैं सुनाती हूँ आपको। अरे नालायक लड़की, तू इतना फ्री बैठी रहती है कि सारा दिन फोन में उंगलबाजी करती है। चल मेरे साथ छत पर गेहूँ फटकवा जाकर कुछ काम सीख लिया कर। अनन्या मुंह बनाकर अपनी मम्मी के साथ छत पर चली जाती है और फिर गेहूं साफ करने लगती है, लेकिन वो काम से बचने के लिए सर दर्द का नाटक करते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप की वजह से ना मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं नीचे जाकर लेट जाऊँ क्या? ठीक है जा। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और लेटकर फोन चलाने लगती है। तभी उसके पास एक सौरभ नाम के लड़के की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो एक्सेप्ट करके उससे चैटिंग करना शुरू करती है। ऐसे में सौरभ उससे बोलता है, हे, माय नेम इज सौरभ। हेलो सौरभ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फरमाइए। जी बस सब बढ़िया। कुछ देर के बाद अनन्या को भूख लगती है
और वो रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो सीधा वर्षा के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं बनाया क्या आपने? अरे बेटा, मैं कब से लगी हुई हूँ इस काम में अकेले, इसीलिए खाना नहीं बना पाई। तो बना दे बेटा, तेरे पापा को भी भूख लग रही होगी। रसोई में जाकर अनन्या मुंह बनाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं कि उसी समय सडनली अनन्या के फोन पर एक मैसेज आता है और वो बोलती है, मम्मी पापा आप दोनों खाना खा लीजिए, मैंने खाना खा लिया है। अरे अनन्या, अभी कहाँ खाया तूने? चली गई। मुझे पता है खाना खाने के बाद कोई काम न करना पड़ जाए, इसीलिए मैडम 9-2-11 निकल ली। वक्त बीतता जाता है। अनन्या सौरभ से दिन रात बातें करने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं, जहाँ सौरभ उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और पहले से ही उसके लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर कर देता है। तभी अरे अब कुछ बोलोगी भी या शर्माती ही रहोगी? और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया है। आई नो, बट तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मुझे लगा ही था कि आपका ये फेवरेट होगा। वैसे और क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे गोलगप्पे, पापड़ी यानी कि चटपटा सा स्पाइसी खाना पसंद है, और वैसे मेरी हॉबी है पेंटिंग करना और कुकिंग करना। रियली नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इस तरह दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद सौरभ उसे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देता है और जब वो इस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है उसमें एक और छोटा गिफ्ट है। उसके बाद वो फिर उस गिफ्ट को खोलती है, लेकिन उसमें एक और गिफ्ट निकलता है और वो उसे खोलती है जिसमें एक डायमंड रिंग होती है। ये सब देखकर अनन्या उसे गले से लगा लेती है और वो कहता है, अनन्या, विल यू मैरी मी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू सो मच। वक्त गुजरता जाता है। दोनों अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। उनके घर वाले बड़ी ही मुश्किल से उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनन्या शुरू में अपनी सास रचना को दिखाने के लिए ससुराल के सारे काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रचना उसे कहती है, अरे बहू जरा इधर आना। जी माँ जी कहिए। अरे बहू, आज सोमवार है तो तू मूंग दाल का हलवा बना दे। मैं भोग लगाती हूँ ना हर सोमवार उसका। माँ जी, मूंग दाल का हलवा? वो तो 2 घंटे में बनेगा, घी में भूनना भी पड़ेगा बहुत। अरे मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। हाँ बहू, टाइम तो लगता है पर क्या करे, करना तो पड़ेगा ना तुझे। मुझे समय से पूजा करनी है तो ध्यान रहे, भोग बन जाना चाहिए। ठीक है माँ जी। अनन्या रसोई में जाकर जैसे तैसे पूरे 2 घंटे तक मूंग दाल के हलवे को घी में भूनती रहती है, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं होता। इसके बावजूद भी आधा घंटा और अनन्या को हलवे को भूनना पड़ता है, जिसके बाद फाइनली वो बनकर तैयार हो ही जाता है और फिर अनन्या एक गहरी सांस लेती है। साथ ही रसोई में इतनी देर खड़े होने की वजह से उसके पैरों में भी बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ जी को बताकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि अचानक वो जानबूझकर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम जी, मेरा पैर टूट गया। हाय माँ जी, मैं तो गिर गई। अरे रे, अरे ये क्या कर लिया तूने? लग गई ना चोट? चल अब डॉक्टर के पास। रचना उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां अंदर जाकर अनन्या डॉक्टर से नकली प्लास्टर अपने पैर में लगवा लेती है और डॉक्टर से अपनी सास को झूठ बोलने को कह देती है। डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे अनन्या ने कहा होता है और रचना डॉक्टर के कहे को सच मान लेती है और फिर दोनों सास बहू घर वापस लौट आती है। जिसके बाद अनन्या अपने कमरे में रेस्ट करने चली जाती है और 2 घंटे बाद जब वो उठती है तो अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे पानी पीना है, मैं चल नहीं पाऊंगी, आप ला देंगी? ये सही है, अब पता नहीं कितना काम करवाएगी मुझसे। हाँ बहू, लाती हूँ, तो आराम कर। 2 से 3 दिन यूं ही बीत जाते हैं।
अनन्या अपनी सास को बहुत परेशान करती है। ऐसे ही एक दिन अपने कमरे में प्लास्टर निकालकर वो कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके कमरे के बाहर से उसकी सास वो सब कुछ देख लेती है कि उसकी बहू तो अपने पैरों पर खड़ी है और अब तक वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। तभी वो अपने बेटे को कॉल करती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मुझे ना कुछ पूछना था तुझसे। हाँ पूछिए ना माँ। वो बहू को हिम्मत किस चीज से मिलती है और वो डरती किस चीज से है? माँ हिम्मत तो उसकी चॉकलेट खाकर बढ़ जाती है और छिपकली कॉकरोच से तो बहुत डरती है। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर ले, ठीक है? कुछ ही देर के बाद रचना नकली कॉकरोच लाकर उसके कमरे की खिड़की के ऊपर से फेंक देती है और अनन्या कॉकरोच को जैसे ही देखती है वो बहुत तेज चिल्लाती हुई बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मेरे पास आइए, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, कॉकरोच, कॉकरोच। तभी वहाँ पर रचना आती है और नकली कॉकरोच को अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ करते हुए कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या कॉकरोच से? थैंक यू माँ जी, मेरे तो फेफड़े गुर्दे बाहर आ गए थे डर के मारे, आपने तो मुझे बचा लिया। हाँ हाँ बहू, मुझे भी बहुत डर लगता है कॉकरोच से। पर ये क्या हुआ बहू, तू अपने पैरों पे खड़ी कैसे हो गई? अरे तेरे को तो चोट लगी थी ना? माँ जी, अरे मुझे ना सब समझ आ गया है कि तू कितनी बड़ी कामचोर है, निकम्मी कहीं की। अरे ये सब ड्रामा किया था तूने काम ना करने के लिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे शादी के बाद एक बहू का ये फर्ज होता है कि वो ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाले और तू उसी जिम्मेदारियों से बचना चाहती थी। कल को तेरे बच्चे होंगे तो क्या तू उनके लिए भी काम नहीं करेगी क्या? माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और अनन्या अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और साथ ही कामचोरी करना भी हमेशा के लिए बंद कर देती है और अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। तो वहीं दोनों सास बहू एक साथ हंसी मजाक करते हुए अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। दिल्ली शहर में पीहू और सरोज नाम की सास बहू की जोड़ी रहा करती थी। सरोज का बेटा एक आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए वो अक्सर घर से दूर बॉर्डर पर ही रहा करता था। उसकी पत्नी पीहू को शॉपिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसकी माँ को खाने का। जब वो मौका पाती तभी खाना खाने बैठ जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पीहू अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है बहू, चलते हैं, लेकिन उससे पहले तो मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ठीक है माँ जी, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी ले आ। इसके बाद पीहू आलू के पराठे बनाकर लाती है और सरोज को दे देती है। पराठों को देखकर सरोज कहती है, क्या बात है बहू, आज तो मौज कर दी तूने। हाँ माँ जी, आप बस खा लीजिए, फिर हम जल्दी से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठीक है बहू। देखते ही देखते सरोज पूरे 8 पराठे खा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो पाती और वो पीहू से बोलती है, बहू मेरी तो भूख ही नहीं मिट रही है, और पराठे नहीं है क्या? नहीं माँ जी, अब और पराठे नहीं हैं, जो थे मैंने सारे आपको खिला दिए। अब क्या करूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बाहर से आपको जरूर कुछ न कुछ खिला दूंगी। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ चलिए। इस सब के बाद पीहू सरोज को लेकर शॉपिंग मॉल चली जाती है और पूरे रास्ते बस यही कहती रहती है, बहू कब पहुँचेंगे हम? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बस पहुँच ही गए माँ जी, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे। इसके कुछ ही देर बाद वो लोग शॉपिंग मॉल पहुँचते हैं। वहाँ जाकर पीहू तो बस शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सरोज बस खाने को ही ढूंढ रही थी। मगर सरोज को खाने की एक भी स्टॉल कहीं पर भी नजर नहीं आती, तो वो पीहू से बोलती है, बहू ये खाना कहाँ मिलेगा? माँ जी पहले शॉपिंग तो कर लीजिए, फिर खाना भी खा लेंगे। बहू ये क्या कह रही है तू? तुझे पता नहीं कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। माँ जी आप घर से इतना कुछ खाकर आई थी, आपका पेट है या कुआं? बार बार मेंढक को छलने लगते हैं। देख बहू मुझे गुस्सा मत दिला, मैं अभी के अभी घर चली जाऊंगी वापस, और सारे पैसे भी ले जाऊंगी घर अपने साथ, फिर करते रहना शॉपिंग। अच्छा ठीक है माँ जी, चलिए मेरे साथ,
पहले मैं आपको कुछ खिला ही देती हूँ, फिर करूँगी शॉपिंग। हाँ जल्दी चल अब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पीहू सरोज को मॉल के फूड कोर्ट में ले जाती है। वहाँ जाकर सरोज को खाने की बहुत सारी चीजें नजर आती हैं और उसके मुंह में पानी आने लगता है। तभी वो पीहू से बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, ये तो तुम मुझे जन्नत में लेकर आ गई। यहाँ तो इतना सब कुछ है खाने के लिए। माँ जी मुझे नहीं पता, यहाँ इतना सब कुछ मिल भी जाएगा। चल अब कुछ खरीदते हैं खाने के लिए। ठीक है माँ जी। पीहू सरोज के लिए 2 बर्गर खरीदती है। सरोज उन बर्गर को इस तरह खा जाती है कि जैसे उसने वो खाया नहीं बल्कि सूंघा हो। ये देखकर पीहू को बहुत हैरानी होती है। तो वहीं सरोज बर्गर खाकर कहती है, वाह क्या बर्गर थे, मजा ही आ गया खाकर तो। अच्छा बहू अब क्या है खाने के लिए? अरे पर मुझे तो खाने दीजिए, मेरा बर्गर तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो जल्दी खाना, कितना टाइम लगा रही है खाने में। अब मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ सुपर फास्ट। अच्छा ठीक है, खा ले जल्दी, इतने में मैं कुछ और देख कर आती हूँ। पीहू एक बर्गर खत्म नहीं कर पा रही थी तो वहीं सरोज को फिर से भूख सता रही थी। वो स्टॉल्स देख रही होती है कि उसकी नजर डोनट के स्टॉल्स पर चली जाती है। वो तभी पीहू से पूछती है, बहू ये क्या चीज है? माँ जी ये डोनेट है। कैसा होता है ये खाना? क्या बताऊँ माँ जी, कितना टेस्टी होता है ये। अच्छा तो ये बात है, इससे खाना बनता है। लेकिन माँ जी ये बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा जरूरी क्या पैसे हो गए तेरे लिए? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो बाकी सब कैसे खरीद पाएंगे? अब तुम मेरी बात को नकारेगी, तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा ठीक है दिला देती हूँ। इतना होने के बाद पीहू अपनी सास के लिए डोनट खरीद लेती है। सरोज को डोनट इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो 20 डोनट खा जाती है और अब पीहू के पास बस घर पहुंचने के ही पैसे बचते हैं। वो सरोज से बोलती है, माँ जी अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, आपने इतने डोनेट खा लिए कि अब तो बस घर जाने के पैसे हैं। अच्छा ठीक है, और नहीं खाती। इस सब के बाद वो दोनों घर चली जाती हैं। घर पहुंचने के बाद सरोज को पेट में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो वहाँ जमीन पर ही लोटपोट हो जाती है। फिर पीहू किसी न किसी तरह कर उसे उसके कमरे तक पहुँचा देती है और फिर बोलती है, आपको कहा था ना कि जरूरत से ज्यादा मत खाइए। अरे भाषण देना बंद कर और जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। जी जी माँ जी अभी बुलाती हूँ। पीहू तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है और साथ ही उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद डॉक्टर सरोज का चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं, माँ जी आपकी हालत तो बहुत खराब है, अगर आपने अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया ना तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर आप? जी मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो इनकी हालत देखकर ही कह रहा हूँ। और आप ये देखिए इनकी रिपोर्ट्स, इनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ा हुआ है। नहीं मेरी माँ जी को कुछ नहीं हो सकता। अगर इन्होंने अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सुन रही है ना माँ जी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगी अब से ज्यादा खाना, यही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। कुछ समय तक तो सरोज बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो फिर से खाना खाने लगती है, जिसके चलते उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस खाती ही रहती थी और बस खाती ही रहती थी। ऐसे में एक दिन पीहू उससे बोलती है, देखिए माँ जी आप फिर से वही गलती दोहरा रही हैं, जो आपने पहले भी की थी। मैं कह देती हूँ इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगी, जो भी होगा आपके साथ उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। अरे मरना तो है ही एक ना एक दिन, तो क्यों ना अपनी मर्जी की चीजें करके मरे। माँ जी आप बहुत पछताएंगी। सरोज पीहू की भी एक बात नहीं मानती और वो अपनी मर्जी से सारी चीजें खाती रहती है और एक दिन अचानक वो फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही पीहू को पता चलता है वो जल्दी से सरोज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसके ज्यादा खाने की वजह से उसके ब्लैडर में उसे इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो पीहू को सारी बातें बता देते हैं,
जिसे सुनकर पीहू के होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो सरोज के पास जाकर उससे कहती है, ये क्या हो गया माँ जी आपको? कोई बात नहीं बहू, ये तो होना ही था एक दिन। मैंने आपको कितना समझाया था, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखो आज क्या हो गया। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। इसके कुछ ही दिनों के बाद सरोज का वक्त पूरा हो जाता है। वो ये दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। पीहू अब पूरी तरह अकेली रह जाती है। साथ ही बस यही सोचती रहती है कि अगर सरोज ने उसकी बात मानी होती तो आज वो उसी के साथ होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। किसी न किसी तरह वो खुद को संभालती है और अपनी जिंदगी में अपनी सास की यादों के साथ आगे बढ़ जाती है। इमली फ्रिज में से इमली की चटनी निकाल कर दही बड़े में डाल रही होती है कि तभी उसकी प्रेग्नेंट ननंद ऐश्वर्या वहाँ आती है और इमली से बोलती है, भाभी इमली रखी है क्या? क्यों दीदी, आपका फिर से इमली खाने का मन कर रहा है ना? बताओ ना भाभी, कहाँ रखी है प्लीज, मेरा जी मचल रहा है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे फ्रिज में रखी है, ले लो। ऐश्वर्या जल्दी से फ्रिज से निकलकर इमली की चटनी खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, भाभी आपको पता है ना, इस टाइम पर जितना मजा इमली खाने में आता है उतना ना किसी और चीज खाने में नहीं आता। पता नहीं दीदी, लेकिन इमली को देखते ही ना मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, मिची होने लगती है दिल में। कोई बात नहीं भाभी, जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपके दांत भी खट्टे नहीं होंगे। ऐश्वर्या मजाक करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन इमली की सास तारा सांभर बनाने के लिए किचन में जाकर फ्रिज में से इमली निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि फ्रिज की सारी इमली तो गायब है। वो जल्दी से अपनी बहू को रसोई में बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी कुछ दिन पहले मैं घर में इमली लेकर आई थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तूने देखा क्या? आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं रखा होगा। इमली और तारा किचन में से इमली देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी इमली नहीं मिलती, जिस पर इमली अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे लगता है सारी इमली ना दीदी खा गई। वैसे भी वो बहुत इमली खाती हैं और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि खट्टा खाने का कितना मन करता है। पर अभी ऐश्वर्या कहाँ है? माँ जी कैसी बातें कर रही है, आज सुबह ही तो दीदी गई है, इतनी जल्दी भूल गई? तारा अपनी बहू की बात पर यकीन कर लेती है और सांभर बनाने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। अगले हफ्ते वो फिर से मार्केट जाकर बहुत सारी इमली लेकर आती है और अपनी बहू के हाथों में थमाकर उसे रखने को कहती है, जिसे देखकर इमली के मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है और वो मजे से छुप छुप कर इमली खाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सारी की सारी इमली को चट कर जाती है। ऐसे ही तारा इमली और अम्बी की चटनी बनाने के बारे में सोचती है और वो फिर से इमली ढूंढती है तो उसे मिलती ही नहीं है, जिस पर एक बार फिर वो अपनी बहू से कहती है, इमली बहू, इमली बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्या बात है, कुछ बनाया था क्या तूने? वो माँ जी घर में टमाटर नहीं थे तो मैंने सब्जी में डाल दी, और वो जो आपने आम पन्ना खाया था ना, मैंने उसमें भी तो डाली थी, बस ऐसे ही खत्म हो गई थोड़ी थोड़ी करके। अरे बहू बता तो देती, मैं और इमली ले आती। तारा इमली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस महीने वो घर के राशन के साथ में इमली नहीं लेकर आती। पर घर में इमली खत्म होते ही इमली खुद जाकर मार्केट से ले आती है और घर के कोने में जाकर उस पर नमक लगाकर चटकारे मारकर उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर तारा आकर उसे ऐसे इमली खाते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है, इमली बहू, तू इमली खा रही है, पर मैंने तो इस बार मार्केट से इमली लेकर आई ही नहीं। हाँ माँ जी, वो घर में इमली खत्म हो गई थी तो मैं ले आई, डिशेस बनाने में काम आती रहती है ना। वो सब तो ठीक है बहू, पर तू इमली क्यों खा रही है? लेते टाइम चेक नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने तो चेक किया था, वैसे ही बस थोड़ा सा मन कर गया तो मैंने खा ली। चल कोई बात नहीं, ठीक है, पर अब कभी मार्केट से इमली लेगी तो पैकेट वाली ही लेना, क्योंकि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तारा इमली को सामान की सही जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है और इमली भी इमली खाते हुए खाना बनाकर अपने पति सूरज और सास तारा को दे देती है। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं
पर इमली रसोई में जाकर फ्रिज से इमली निकालकर अपने रूम की छोटी सी लाइट, जिसमें बिल्कुल कम रोशनी होती है, उसे जलाकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखते हुए इमली के मजे लेने लगती है। और अगली सुबह उठते ही फिर से बिना फ्रेश हुए वो इमली खाना शुरू कर देती है। पर तारा उसे ऐसे देख लेती है और फिर बोलती है, बहू, मुझे ना अच्छे से पता है कि इमली जो घर में खत्म होती है ना, इसमें तेरा ही काम है, क्योंकि मैंने कई बार तुझे देखा है इमली खाते हुए। नहीं माँ जी, वो तो बस मन कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली। अब नहीं खाऊंगी। खाने के लिए मना नहीं है बहू, पर इस तरह सुबह सुबह उठते ही बिना फ्रेश हुए यूं इमली खाना, अरे ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। इमली अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है और इमली खाना छोड़कर बल्कि तैयार होने के लिए चली जाती है। सूरज के ऑफिस जाने के बाद इमली घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास के साथ टीवी देखने लगती है। तभी ऐश्वर्या के ससुराल से उसके पति विशाल का फोन आता है और वो बोलता है, सासू माँ, आप नानी बन गई हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना सब बोलकर तारा फोन रख देती है और अपनी बहू पर घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी बेटी ऐश्वर्या के पास हॉस्पिटल चली जाती है, जहां ऐश्वर्या पहले से ही एडमिट होती है। तारा अपनी बेटी से मिलकर रात को घर आती है, जहां वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और इमली आराम से घूम घूम कर इमली खा रही है और खुद से बोलती है, इमली को इमली खाना कब से इतना पसंद हो गया और कुछ दिनों से मन करता है कि बस खाना पीना छोड़कर इमली ही खाती रहूं। ये सब देखकर तारा को इमली पर बहुत गुस्सा आता है और वो इमली के हाथों से इमली लेकर उससे बोलती है, अरे इमली खाने में इतनी मदहोश हो गई महारानी कि घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अगर कोई आ जाता या फिर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तेरी? तारा का ऐसे पहली बार गुस्सा देखकर इमली बहुत डर जाती है और वो अपनी सास से कुछ कह पाती, लेकिन उससे पहले ही चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू को बेहोश देखकर तारा भी थोड़ी डर जाती है और अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर मीरा जल्दी से तारा के घर आकर इमली की नब्ज चेक करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तारा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है और अब आप पहले मेरा और फिर बाकी सभी का मुंह मीठा करवाइए। मुंह मीठा है? हाँ माँ जी, क्योंकि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, अरे एक ही दिन में मुझे दो खुशियाँ मिल गई। जीती रहे मेरी बहू, जीती रहे, भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। रुक, मैं अभी आती हूँ। तारा इतना बोलकर मंदिर में जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया करती है। तो वहीं मीरा को उसकी फीस के साथ साथ मिठाई देकर जाने देती है और अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, बहू तो प्रेग्नेंट है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, मुझे तो खुद ही पता नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी। अरे बहू, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी है। तेरा इमली खाने का मन करता है ना, तो ले, तू खूब सारी इमलियाँ खा। इतना सब बोलकर वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब इमली जितना मन करता और जब मन करता उतनी इमली खा लिया करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इमली एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उनके घर में खुशियों की बहार छा जाती है। अर्चना मुंबई शहर की रहने वाली एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे। इसके चलते लोग उसका काफी ज्यादा मजाक बनाया करते थे। अगर वो बाजार जाती और अपने लिए कोई ड्रेस लेती तो लंबी बाजू होने के चलते वो ड्रेसेस नहीं ले पाती थी और उसे पेंटिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन उसकी कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन चल रहा था, जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक लड़का रोहन अर्चना के पास आकर बैठ जाता है। उसे अर्चना की पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं और उसकी तारीफें करते हुए वो उससे कहता है, वाओ, व्हाट अ फैबुलस पेंटिंग यू हैव मेड। थैंक यू। वैसे आप इस कॉलेज के तो नहीं लगते। जी हाँ, सही कहा आपने। मैं दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। जी, आपकी तारीफ। माई सेल्फ रोहन, और आप? हेलो, आई एम अर्चना। इस मुलाकात के बाद
उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है। रोहन और अर्चना अक्सर ही अपना अपना काम खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिला करते थे। धीरे धीरे अर्चना को उससे प्यार होने लगता है। एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोहन से बात करते हुए उससे वो पूछती है, रोहन, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्या बात है अर्चना, आज तुम काफी अलग सी बातें कर रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस मुझे कुछ जानना है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है? सच सच बताना, ठीक है? तुम पूछो तो सही यार। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? कौन है वो इंसान? मेरे लिए जरूरी मेरे सपने, मेरे माँ बाप और हाँ उसके बाद मेरे दोस्त। अच्छा, और कुछ भी नहीं? नहीं, और कोई नहीं जो मेरे लिए खास हो। ठीक है, मुझे जो जानना था मैं जान चुकी हूँ। बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सपनों के बारे में नहीं पूछोगी तुम? क्या फर्क पड़ता है उन सपनों से? उनमें मैं थोड़ी ना हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रहे थे अपने सपनों के बारे में? वैसे तो मेरे सपने ज्यादा नहीं है, अगर कुछ है तो वो है तुम्हें पाना। तुम सच कह रहे हो ना? मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है क्या? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे आज कितनी खुशी दी है। कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं। यूँ तो अर्चना को घर के सारे काम काज करना बखूबी आता था, फिर भी उसकी सास कामिनी उसके काम में कोई न कोई नुक्स निकालती ही रहती थी। साथ ही उसे अपनी बहू के लंबे हाथ से भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें थी, जिसके चलते वो आए दिन उसे सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कामिनी घर के आंगन में कुछ कपड़े सुखा रही होती है। तभी वो देखती है कि सभी रस्सियाँ कपड़ों से भर गई है। तभी वो अपनी बहू को बुलाती है। अरे ओ स्केरक्रो से हाथों वाली, जरा इधर आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने हाथ फैलाकर धूप में खड़ी हो जा। माँ जी, क्या मतलब है आपके कहने का? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब तो बड़ा ही साफ है, तुझे दिख नहीं रहा? सारी की सारी रस्सियाँ कपड़ों से भर गई है। अब बचे हैं तो तेरे ये दो लंबे हाथ, तो इन पर ही कपड़े सुखा देती हूँ। माँ जी, मुझे और भी काम है, मैं जा रही हूँ। चुपचाप हाथ फैलाकर खड़ी हो जा, वरना हाथ ही तोड़ दूंगी तेरे आज। बेचारी अर्चना को मजबूरी में अपनी सास की बात माननी पड़ती है और तपती धूप में हाथ फैलाकर खड़ा होना पड़ता है। और कामिनी उसके हाथों पर कपड़े सुखाकर वहाँ से चली जाती है। करीबन 1 घंटा यूं ही बीत जाता है और धूप की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब कामिनी उस पर पानी डालती है तो उसे होश आता है और दोबारा वो उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन कामिनी अपने किचन में कुछ काम कर रही होती है तो उसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, पर वो चीज उसकी पहुंच से दूर होती है। इसीलिए वो अर्चना को आवाज देते हुए उससे बोलती है, अरे ओ डायन सी हाथों वाली, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, क्या हुआ? वो देख, जो ऊपर डब्बा रखा है वहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा उतार के दे मुझे। इतनी सी बात, अभी उतार देती हूँ। वैसे तेरे हाथ किसी सीढ़ी से कम तो है नहीं। जरा एक बात बता, 1 मीटर कपड़े में तो तेरे सूट की या ब्लाउज की बाजू ही बनती होगी, या फिर उससे ज्यादा लग जाता है। माँ जी, आपको कुछ और भी कहना है या फिर मैं जाऊँ? हाँ, काम तो बहुत है। वैसे काम से याद आया, मेरी प्यारी बहू, घर में बड़े जाले लगे हैं, जरा अपने लंबे लंबे हाथों का कमाल तो दिखा। तू तो बिना झाड़ू के ही सारे जाले साफ कर देगी। माँ जी, तो क्या बुरा हो गया? अगर मेरे हाथ लंबे हैं तो ये तो नहीं है ना कि मुझे इनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, बल्कि काम करने में आसानी ही होती है मुझे। ओ अच्छा, तो हाथों की तरह तेरी ये जुबान भी बड़ी लंबी है। मगर एक बात याद रखना, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझी? अगर जरूरत से ज्यादा जुबान चलाई ना तो घर के बाहर नजर आएगी। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। इतना कहकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कामिनी अर्चना को ताने देती रहती है, लेकिन अर्चना सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती है। एक दिन कामिनी की दूर की बहन रीमा उनसे मिलने के लिए उनके घर आती है। कामिनी उसके सामने भी अर्चना को नीचा दिखाती है, लेकिन अर्चना अपनी सास की इज्जत के खातिर बदले में कुछ भी नहीं कहती।
लेकिन कामिनी की बहन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, तू ये सब क्या बोल रही है कम्मो? ऐसे कोई जलील करता है भला अपनी बहू को? अरे तू नहीं जानती रीमा, ये क्या चीज है? मैं कोई पागल थोड़े हूँ जो खामखा किसी पर चिल्लाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इसने भला? जरा मुझे भी तो बता। वैसे तो कुछ खास नहीं किया इसने, पर हाँ मुझे इसके ये लंबे लंबे हाथ जरा भी पसंद नहीं है। ये क्या बात है भला? हाथ पसंद नहीं है तो तू क्या इसका मतलब इसको ऐसे सताएगी? आए हाय, तुझे क्या लगता है मैं कोई बुरी औरत हूँ क्या जो किसी को भी बेफालतू में ताने मारूंगी? पर मैं क्या करूँ, जब भी मैं इसके ये लंबे हाथ देखती हूँ ना, मेरा पारा हाई हो जाता है। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? दुनिया में और भी लोग हैं जिनके हाथ लंबे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू हर किसी को ताने मारती रहेगी। एक दिन कामिनी छत पर अपने कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो कपड़े सुखाते सुखाते उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे आकर लटक जाती है। साथ ही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। कामिनी की आवाज सुनकर अर्चना दौड़ी दौड़ी छत पर पहुंचती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद कामिनी उससे कहती है, बहू, आज तू ना होती तो कसम से मैं तो मर ही जाती। नहीं नहीं माँ जी, आप कुछ मत कहिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता। बहू, मैंने आज तक तुझे कितना बुरा भला कहा, पर तूने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। तू तो बहुत गुनी है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है और आप कुछ मत कहिए, बस मेरे साथ नीचे चलिए, मैं आपके पैर में बाम लगा देती हूँ। ये सब होने के बाद कामिनी कभी भी अर्चना के लंबे हाथों का मजाक नहीं उड़ाती और साथ ही उसकी इज्जत भी करने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपनी बहू को बेहद प्यार भी देती है। साथ ही साथ वो उसके सपने को पूरा करने में भी उसकी बहुत मदद करती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और अर्चना भी एक बहुत बड़ी पेंटर बन जाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लंबे हाथों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।